हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और अब जानना चाहते हैं जल्दी से कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, अगर हमने आईबीपीएस पीओ क्लर्क आरबीआई का फॉर्म भरा है, अगर हम सेबी का फॉर्म भर चुके हैं, नाबार्ड का मेंस लिखने जा रहे हैं, तो क्या हमारी एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, हमारी तैयारी का क्या तरीका होना चाहिए, हम पूरा दिन 24 घंटे जो होते हैं वो निकलते चले जाते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत सब किसी को है। शेड्यूल जानना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक प्लान बना के चलना अपने काम का, ये सबको चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। राइट, जितने व्यूज़ उतने लाइक्स तो होने चाहिए। चलिए, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेट्स आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ बैंकिंग के एग्जाम्स की। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए है, तो मैं पूरी तरह से उनको डेडिकेट करती हूँ ये वीडियो। तो आईबीपीएस पीओ के स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जब जो लोग प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं अक्टूबर, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है, राइट। अब क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है और अक्टूबर 3, राइट। सिर्फ एक महीना है आज से। 3rd, 10th और 11th ऑफ अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम है। क्लियर? अगर मैं मेंस की बात करूं तो जितने लोगों का प्री निकलेगा सिर्फ वही और सिर्फ वही 28 नवंबर को अपना मेंस एग्जाम लिखेंगे। कौन? आईबीपीएस पीओ के प्री क्लियर किए हुए स्टूडेंट्स, राइट। अब मैं बात करती हूँ आईबीपीएस क्लर्क की, जिसका अभी नोटिफिकेशन ही 2 सितंबर के लिए, 1 सितंबर को आया, 2 सितंबर 2020 से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो 5th, 12th एंड 13th ऑफ दिसंबर को इसका प्री का एग्जाम है। जितने लोग प्री के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे वो लोग 24 जनवरी को इसका मेंस लिखेंगे। क्लियर है ना? ठीक समझ में आ रहा है? जितने लोग प्री क्लियर कर लेंगे वही 24 जनवरी को मेन लिखेंगे, यानी कि दिसंबर और जनवरी। अभी क्या चल रहा है? सितंबर। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आरबीआई के ग्रेड बी की। इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं कि एग्जाम कब होगा, तो हर जगह है ऐसा टू बी नोटिफाइड सून, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम की डेट्स को देखते हुए एक टेंटेटिव डेट है कि नवंबर 2020 में हो सकता है फेज 1 यानी कि इसके प्री की डेट आ जाए, राइट। जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो आरबीआई ग्रेड बी की आ जाए नवंबर 2021। क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट नाबार्ड की। नाबार्ड के बारे में सुन लीजिए, 24 ऑफ सितंबर को इसका मीन्स है। प्री ऑलरेडी हो चुका है नाबार्ड का, 24 ऑफ सितंबर को इसका मीन्स है, यानी कि फेज 2 का एग्जाम है, राइट। फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव एज वेल। अब बात चल रही है सेबी की। सेबी ग्रेड ए की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मार्च से ओपन हो चुके हैं, 7 मार्च से, और 31 अक्टूबर तक प्री के लिए इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इतना तो कंफर्म है कि जब प्री के लिए अभी तक ऑनलाइन नोटिफिकेशन चल रहा है कि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, तो अक्टूबर तक अगर आप ये काम कर सकते हैं तो नवंबर या दिसंबर तक में आप इसके प्री के एग्जाम की होने की, यानी कि फेज 1 के एग्जाम के होने की उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो इन डेट्स को अपने माइंड में रखिएगा, चाहे आप आईबीपीएस पीओ के स्टूडेंट हो, चाहे क्लर्क के एस्पिरेंट हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट हो, चाहे नाबार्ड के एस्पिरेंट हो, चाहे सीबी ग्रेड ए के एस्पिरेंट हो। इन डेट्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आप कट ऑफ्स की, क्योंकि सच्चाई के ऊपर से ना एक धूल नहीं पड़ी रहनी चाहिए। वो पर्दा जो है ना उसका हट जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके वो पर्दा जरूर हट जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम हवा में तीर मार रहे हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें कितना स्ट्राइव करना पड़ेगा, अभी कितने और एफर्ट्स हैं जिसकी हमको दरकार है, हमको जरूरत है। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ की बात कर लीजिए। इसकी प्री की कट ऑफ हमें अभी तक के जो पैटर्न रहे हैं वो 60 से ज्यादा रही है। इसकी प्री की कट ऑफ अभी तक 60 से ज्यादा रही है। मैं कब की बात बता रही हूँ? मैं तब की बात बता रही हूँ जब बैंकिंग के एग्जाम में हर साल अब तक 2019 तक कितना स्टूडेंट बैठा है? 20 लाख स्टूडेंट बैठा है। कितना? 20 लाख। इस साल पैंडेमिक के बाद क्या आपको लगता है सिर्फ 20 ही लाख स्टूडेंट बैठेगा? इस बार कम से कम 35 to 40 लाख जो है
एस्पिरेंट इस बार बैठेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हो चुकी है, तो वो तो ज़रूर बैठेंगे इस एग्ज़ाम में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे होंगे, अब ड्यू टू द पैंडेमिक उनकी जॉब चली गई है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, है ना। और एप्टीट्यूड लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जो कि खेल बदल देते हैं। एप्टीट्यूड लोगों का बहुत ज़्यादा वीक नहीं होता एप्टीट्यूड का सेक्शन, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश का खेल निराला चलेगा, अलग चलेगा। तो प्री का ध्यान रखिएगा। 20 लाख स्टूडेंट्स मिलकर जॉब्स के लिए लड़ेंगे। जॉब्स की एक क्वांटिटी, जैसे कि अभी आपने आईबीपीएस क्लर्क में देखा, अभी तक के हिसाब से, अभी बहुत सारे बैंक्स में एनआर भी रिपोर्ट किया है, 1557 वैकेंसी आई है। स्टूडेंट कितना बैठेगा? 20 लाख तक लास्ट ईयर में बैठा था, तो इस साल कम से कम 30 to 40 लाख स्टूडेंट बैठेगा, उसमें से वैकेंसी 1557। तो कितना चुना हुआ, कितना छटा हुआ, कितना सेलेक्टेड स्टूडेंट होगा। उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2 से 3 साल से प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। ठीक, ध्यान देते जाइएगा मेरी बातों को। तो आईबीपीएस पीओ प्री की कट ऑफ 60+ थी, जो इस बार डेफिनेटली बढ़ने वाली है। मेंस की कट ऑफ क्लियर कट बता देती हूँ, 71.25 थी। इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी 71.25 ये कट ऑफ थी इसके मेंस की। इस साल ये भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कंपटीशन बढ़ा हुआ है। 20 लाख लास्ट ईयर तक बैठे थे, इस साल नहीं बैठेंगे, लेकिन 20 लाख इस साल 30 to 40 लाख स्टूडेंट जो है वो बैंक का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं। नेक्स्ट में बात कर रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क की। प्री की कट ऑफ स्टेट वाइज होती है आईबीपीएस क्लर्क में, इतना तो पता है ना। नहीं पता तो आज जान लीजिए कि स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ निकलती है। तो प्री की कट ऑफ 60 to 70 के बीच में निकली है, डेफिनेटली बढ़ेगी। और मेंस की जो कट ऑफ है वो भी स्टेट वाइज निकलती है, दैट टू 40 to 50 निकली है। मध्य प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग, तो हर जगह कट ऑफ डिफरेंट टाइप। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आरबीआई ग्रेड बी की। मैं प्री की कट ऑफ बात करूँ या ओवरऑल की प्री की फेज 1 की बात करती हूँ, तो 78 to 122 इसकी कट ऑफ निकली है। आउट ऑफ 278 to 122 प्री की कट ऑफ, या दैट मींस फेज 1 की कट ऑफ। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों फेज की मिलाकर बात करूं तो एक जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 201.25 मार्क्स की गई है। फिर मैं बात कर रही हूँ नाबार्ड ग्रेड ए की जनरल ओवरऑल कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर रही हूँ। 127.50 127.50 कट ऑफ गई है नाबार्ड ग्रेड ए की। मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी वाइज बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सेबी ग्रेड ए की बात करूं तो जनरल फेज 2 की कट ऑफ जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ 119.25, दैट इज 109.25 कट ऑफ गई है। आप इनका ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी चेक करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इनकी कट ऑफ कितनी गई है फेज 2 की। ठीक, चलिए, यानी कि आईबीपीएस पीओ के बारे में पता चल गया, क्लर्क की कट ऑफ, आरबीआई ग्रेड बी की, नाबार्ड ग्रेड ए की, सेबी ग्रेड ए की, हमको कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर हुई। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमको मिनिमम इतने मार्क्स लेके चलने, दैट टू। लास्ट ईयर तक 20 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, इस ईयर 30 to 40 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, तो कट ऑफ का क्या लेवल होगा, कट ऑफ का क्या जो है वो बार ग्राफ है इंक्रीज होगा, उस चीज को अपने माइंड में रख के चलेगा। दैट टू इतने सारे स्टूडेंट्स में से 4252 स्टूडेंट्स को जॉब मिली थी। 4252, ये डेटा 2019 तक का मैं आपको बता रही हूँ। अब आप समझ लीजिए कि कितना स्टूडेंट बैठा, उसमें कितना क्रिटिकल कंपटीशन था कि 4252 स्टूडेंट को जो है वो जॉब मिली है बैंकिंग की फील्ड में। मैं आपको किसी तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, राइट। मैं आपको डिमोटिवेट क्यों करूंगी, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, मैं आपको क्लैरिटी दिखाना चाहती हूँ। एक ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी काम को करने में, कि हम जो करने जा रहे हैं वो एज अ टाइम पास करने जा रहे हैं, कि कभी थोड़ी देर यहाँ बैठ के पढ़ लिया, कभी थोड़ी देर ऑनलाइन बैठ के पढ़ लिया, कभी थोड़ी देर घूम लिए टीवी पर, फिर कुछ चला लिया, ऐसे नहीं। बहुत सीरियसली, बहुत फोकस देकर, ठीक है, आपकी लगन ही आपको कहीं पर पहुंचाएगी, आपकी परसिवरेंस ही आपको कहीं पर पहुंचाएगी। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रही हूँ कि वो सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो मैं बात कर रही हूँ कॉमन सब्जेक्ट्स की। क्यों? अब जैसे मैं नाबार्ड की बात करूँ, सेबी की बात करूँ, जैसे नाबार्ड हुआ सेबी हुआ या आरबीआई एग्जाम हुआ, मैं इनके फेज 2 फेज 3 मतलब इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। अभी मैं इंटरव्यू का कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रही हूँ उनके फेज 2 के एग्जाम्स की। मैं आपको एक कॉमन बातें जो बता रही हूँ कि इन सब एग्जाम्स के भी कॉमन जो एग्जाम्स हैं उनकी बात बताती हूँ। सब में जनरली क्या आता है, मैथ्स आती है। अब सब में जनरली क्या आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। सब में जनरल क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। सब में जनरल क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आती है।
ध्यान से सुनते जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ फेज 2 में और भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर आता है, इकोनॉमिक्स आता है, अभी आप नाबार्ड या सेबी की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी चलते हैं ना। आरबीआई में ये भी हो रहा है, फेज 2 के एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। मैं अभी आपको कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर चल रही हूँ, ठीक। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की मैं बात करूं तो मैं अभी जैसे आपसे पहले भी मैंने मेंशन किया था कि मैथ्स यानी कि लोगों का एप्टीट्यूड जनरली अच्छा होता है, खराब नहीं होता है ऐसा नहीं है। अब लेट्स से कि स्टूडेंट्स की ऐसा नहीं कि मैथ्स वीक नहीं होती है, तो जिनकी वीक होती है वो उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, दिन में ज्यादा टाइम देखते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात, 24 घंटे होते हैं एक दिन के, 24 आवर्स, टॉपर के पास भी और फेलियर के पास भी। वो जो टाइम को यूटिलाइज कर लेता है वो भी 24 घंटे में से ही यूटिलाइज करता है, वो जो एक्सक्यूजेस बना के चलता रहता है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहती हूं कि दिन में मैथ्स को एटलीस्ट 3 आवर्स दीजिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो भी एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के लिए 2 आवर्स तो कहीं नहीं गए, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी काम नहीं चलेगा, है ना। 2 आवर्स तो देने ही देने, अगर अच्छी भी है तो भी। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की या फिर रीजनिंग की, है ना, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसको 2 से 2.5 घंटे देते हैं, क्योंकि ये मैथ से कंपैरेटिवली इजी होती है, कंपैरेटिवली। और अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती है ना। ऐसा अक्सर देखा गया है, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी तो रीजनिंग अच्छी हो ही जाती है। तो अब अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो उसमें स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, 2 से 2.5 घंटा देते हैं, किसको, रीजनिंग को देते हैं। अब अगर आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी है, आपको लगता है आपको कम टाइम देने की जरूरत है, ठीक है, तो आप 1.5 आवर दे दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस, आपको एक चीज मैं बता दूं, प्रैक्टिस इज अ की। तो आप कभी ये मत सोचेगा कि मैं प्रैक्टिस से भटक जाऊं तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कोई सब्जेक्ट आपका कितना भी स्ट्रांग है, आपको उसको रोज समय देना है। हाँ, कम ज्यादा वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप 1.5 घंटा दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 3 to 4 आवर्स देने ही देने हैं। अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है, 4 आवर्स तक बिल्कुल देने। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको 2.5 to 3 आवर्स तो दीजिए ही दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश आपको लगता है कि बढ़िया है, ठीक है, और फिर भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की मैं बात करूँ, फ्रेजल वर्ब की मैं बात करूँ, है ना, तो ये आपको याद ही करने पड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप दिन के 5-5, 10-10 याद करते हुए चलते हैं ना, कार्ड्स बनाते हुए चलते हैं और उसको याद करते हुए चलते हैं बहुत सारे तरीकों से, तब जाके वो कहीं याद हो पाते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ याद है, तो मानना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगी एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स तो देने ही देने, और अगर बिगिनर है तो 3 to 4 आवर्स। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस। अच्छा, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के प्री में जनरल अवेयरनेस तो आती है नहीं, है ना, यानी कि करंट अफेयर्स तो आते हैं नहीं। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मेंस में पढ़ लेंगे। एक बात सुनिए, अगर हर काम को आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चलेंगे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, प्री क्लियर हो जाए मेंस में करूंगा, मेंस क्लियर हो जाए इंटरव्यू में, तो ध्यान रखिएगा मेंस जब क्लियर होता है ना तो उसमें भी जीए आती है, और तब आप उस स्पैन में 1 से 2 महीने के स्पैन में इतना कुछ नहीं कर पाते जितना आप सोच के चलते हैं। और लास्ट 6 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है ना। एक तो होती है स्टैटिक जीके, एक होती है डायनामिक। तो स्टैटिक तो कम ही आती है बैंकिंग एग्जाम्स में, है ना, एसएससी के एग्जाम्स में स्टैटिक जीके ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन जो ये जनरल अवेयरनेस, जो ये करंट अफेयर्स हैं, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, मेंस में आते हैं। लेकिन आपको दिन का 35 से 45 मिनट देना ही है इस सब्जेक्ट को, देना ही है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज सुनिए, डेली का आपका ये काम होना चाहिए। न्यूज़पेपर से 2 फायदे होंगे, आपका करंट अफेयर तैयार होता हुआ चलेगा, ठीक है, जितना भी करंट अफेयर है, यानी कि जो डायनामिक आपकी जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो तैयार होती चलेगी, प्लस वोकैब्युलरी तैयार होती चलेंगी, प्लस रीडिंग अच्छी होती जाएगी, प्लस आपको धीरे धीरे करके सेंटेंस में आपकी जो है ना ग्रामर अच्छी होती चलेगी। आपको समझ में आता जाएगा कि हम चीज़ों को क्या समझ के क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं, ठीक। पढ़ने की हैबिट बनेगी, रीडिंग स्किल अच्छे हो जाएंगे आपके। तो क्या क्या फायदा होगा आपको एक जनरल अवेयरनेस न्यूज़पेपर से पढ़ने से? 35 to 45, मतलब प्री हो चाहे मेंस हो, पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स की बात करूं तो, वोकैबुलरी की बात करूं तो, रीडिंग की बात करूं तो, ग्रामर की बात करूं तो, चारों चीजें आपकी इससे स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और बात जान लीजिएगा, लास्ट ईयर एसबीआई में 2000 वैकेंसीज थी,
ठीक है, 2000 लोग जो थे वो पोस्ट हुए थे एसबीआई में, 2000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो जब 2000 वैकेंसीज थी और 2000 लोगों, मतलब वैकेंसीज दिखाते हुए कितनी भी, 2000 लोग पोस्ट हुए, 2000 लोगों ने एसबीआई में नौकरी पाई, तो कितना ज्यादा कंपटीशन फियर्स था इतने लोगों के बैठने के बाद मात्र 2000। अच्छा, इंडिया में सिर्फ आईबीपीएससी एग्जाम नहीं करवा रहा है, पी और क्लर्क, नेक्स्ट ईयर से तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, सीईटी का पेपर हो जाएगा, पता है ना, बताया था ना मैंने, कॉमन एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलो वो तो हो ही जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इस साल तो आईबीपीएस है, दूसरा एसबीआई अपना एग्जाम निकालेगा, क्लियर है, एक चीज। दूसरी चीज, तीसरी, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको भी तो आइडिया पड़ जाना चाहिए ना। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना एग्जाम निकालता है, बॉब। नैनीताल बैंक अपना एग्जाम निकालता है, नैनीताल बैंक। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब अपने अपने एग्जाम निकालते हैं, वैकेंसीज कम हो या ज्यादा हो, पर इनके एग्जाम तो आते ही है ना। तो इतनी सारी इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग की वैकेंसी निकलती हैं, हर साल निकलती हैं, और मैंने आपको बता ही दिया 4252 लोग पोस्ट हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, 20 लाख लोगों के बैठने के बाद कंपटीशन कितना फियर्स था, तो इस साल कंपटीशन का लेवल क्या होगा, क्योंकि 30 to 40 लाख स्टूडेंट बैठेगा। अब क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक, तो मैं अब आपको हर एक चीज डिटेल में इंग्लिश के बारे में बता पाऊंगी, है ना। मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको जितना जानती थी उतना मैंने आपको बताया, लेकिन मैं अब आपको इंग्लिश में डिटेल से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले कि दिस लैंग्वेज कंप्राइजेज ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। दूसरा, प्रैक्टिस से ही कुछ कर पाइएगा। वो स्टूडेंट जिन्हें ऑलरेडी 3 से 4 साल, 2 से 3 साल हो गए तैयारी करते करते, या 3.5-4 साल होने लगा है बैंक की तैयारी करते करते, तैयारी कर रहा है, यूपीएससी के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं 5-6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लगे रहिए। लेकिन एक चीज जिसकी कमी है वो क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, इससे तो बनी है इंग्लिश। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जिसकी कमी की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस जो है ना 40 लाख को आपसे अलग कर देगी, आप उनमें से एक अलग होंगे, आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा कि मैं बात कर रही हूँ इसमें ग्रामर की। ग्रामर में क्या क्या चीजें आती है। मैम ग्रामर नहीं समझ में आ रही, बहुत ज्यादा वास्ट होती जा रही है, हम तो नाउन प्रोनाउन में अटके हुए आगे निकल ही नहीं पा रहे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ग्रामर पे आपको फोकस करना है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस चीज पर ग्रामर की आपको फोकस करना है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। एक होता है इंटरजेक्शन, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। पता तो होना ही चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। ठीक, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने ही पढ़ने, ग्रामर है। दूसरा, टेंस, टेंस पढ़ने हैं, बेसिक एडवांस टेंस पढ़ने हैं, कंडीशनल टेंसेस पढ़ने हैं, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, ऐसा होता, वो जाता तो ये आता। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ना है कि टेंसेस किस सीक्वेंस में होने चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज में और मेन क्लॉज में किस तरह से टेंसेस होने चाहिए, लगने चाहिए, बनने चाहिए। बात हो गई टेंसेस की। नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ सिंटेक्स की। सिंटेक्स जिसे कुछ लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं, उसकी बात। और दूसरा वर्ब, जब आप वर्ब का जिक्र करते हैं तो वर्ब अकेला ही नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, लेकिन एक वर्ब होता है एडवांस्ड वर्ब। ठीक है, ये टॉपिक होता है जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उन्हें ये खेल ही नहीं समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरन क्या है। उन्हें आज तक यही नहीं पता। दैट टू पार्टिसिपल भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये है क्या भला? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि एडवांस्ड वर्ब की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें 3 तरह के वर्ब आते हैं, इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल आता है, जीरंड आता है। पार्टिसिपल खुद अपने आप में 3 तरीके का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अच्छा, वॉइस और नरेशन जो होता है बेसिकली एसएससी में होता है। ये एसएससी में इसके ऊपर बहुत फोकस दिया जाता है क्योंकि 2020 मार्क्स का सीजीएल मेंस में आता है, सीपीओ में भी इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, अच्छे खासे 10-10 क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल की बात करूँ तो प्री में भी इसका 1-1, 2-2 क्वेश्चन जरूर होता है ना।
और अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं तो होता ही होता है। तो अब स्टूडेंट्स बैंकिंग वाले ही सोच के छोड़ देते हैं नहीं हमें इस पे फोकस करने की, नहीं, गलत। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आ जाते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज इसकी जरूरी है आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वही ए, एन, द, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल वही जो होते हैं, ठीक है। ए एन द की बात चल रही है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दा पे पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? यस, ए एन द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स की बात हो। तो ये तो रहा ग्रामर का सेक्शन जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब ये मैम इसको फिर हम जैसे अगर वो स्टूडेंट जो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बार बार ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, नहीं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए, लेकिन हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट्स को ऐसा पढ़िए कि क्लियर हो जाए। मैं ये क्या लिखा है मैंने, 1 ईयर नहीं, 1 टाइम, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना करना है कि ये कॉन्सेप्ट आज जो पढ़ लिया वो बार बार ना पढ़ना पड़े, आज पढ़ के आज ही खत्म, आज ही क्लियर, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ वोकैबुलरी की। मैम इंग्लिश में कितना वर्ड है, अरबों खरबों वर्ड है, बिलियंस ट्रिलियंस वर्ड्स हैं, कैसे याद रखिएगा? मैं तरीका बता देती हूँ आपको। जैसे आपसे मैंने कहा कि आपको रोज करंट अफेयर तैयार करने हैं, है ना, उसके लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। सब लोग द हिंदू पे फोकस करते हैं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगी कि द हिंदू ही पढ़िए, मैं बिल्कुल बोलूंगी कि अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस मिलता है आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, इक्विवेलेंट न्यूज़पेपर है, आप एडिटोरियल उससे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए, है ना। जरूरी नहीं है सिर्फ आप द हिंदू ही पढ़े। तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होंगे, कितनी चीजें तैयार होंगी वो तो मैंने आपको बताई हैं। वहां से आपकी रीडिंग हैबिट जो डेवलप होगी ना, वो आपकी बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। फिर आपको ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखकर डर नहीं लगेगा, यार ये इतना पढ़ा है मैं कैसे सॉल्व करूं बाबा, इसको पढ़ने में मैं बोर हो जाऊंगा एग्जाम में, मुझे लग रहा है कि टाइम निकला जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। आर्टिकल को पढ़ना होता है, ठीक है, उसको स्किम करना होता है। जब आपके 10 क्वेश्चन होंगे तो क्या आप पूरा आर्टिकल पढ़ते ही रह जाएंगे? 5-6 पैराग्राफ उस एक आर्टिकल में होंगे, इतना लंबा पैसेज होगा तो क्या पढ़ते ही रहेंगे? नहीं, आपको स्किम करना होगा, आपको ग्लैंस के साथ पढ़ना होगा, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा, ऐसे ग्लैंस दे देकर पढ़ना होगा, ओवरऑल मुद्दा समझना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, क्लोज टेस्ट, फिर यहाँ पर तो आपका पेशेंस जवाब दे देगा। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, वहां से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी तैयार होती है, ठीक है। ठीक, ग्लॉसरी के लिए न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स आपको डेली के डेली याद करते हुए चलने हैं। मैं बोलूंगी 10 to 15 रोज याद करते हुए चलनी है। फिक्स्ड प्रपोजिशन रोज याद करती हुई चलनी है। अब बहुत सारी है, सारी की सारी नहीं, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराती हूँ, जिसके ऊपर वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, चैनल पर पड़ा हुआ है। फिक्स्ड प्रपोजिशन का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस लाती रहूंगी ताकि आप मेन जो प्रपोजिशंस है वो पढ़ें, ठीक। फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर वोकैबुलरी क्लास में बहुत सारे वीडियो में दे चुकी हूँ ताकि आपकी तैयारी होती हुई चले, जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखा जाए तो ये एसएससी का टॉपिक हुआ करता था अब से पहले तक, है ना। 10 से 15 इडियम्स पूछे जाते थे, फ्रेजेस पूछे जाते थे मेंस में, सीजीएल मेंस में। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एसएससी तक लिमिटेड नहीं है, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है, क्लोज टेस्ट में भी कहीं ना कहीं यूज होता है, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। जब आप स्टार्टर कनेक्टर देखते हैं ना, तो वहां पर भी इडियम्स फ्रेजेस का बहुत बड़ा खेल होता है। जब आप मैच द कॉलम देखते हैं, मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में क्या होता है, एक ए कॉलम एक बी कॉलम। तो यहां पर हो सकता है किसी सेंटेंस में इधर कोई इडियम यूज किया है, तो उस इडियम का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर पहुंच गया है। तो जब तक आपको इडियम याद नहीं होगा, आप कनेक्ट कैसे करने की कोशिश करेंगे? याद ही नहीं होगा इडियम, तो फिर कनेक्ट ही नहीं होगा। इडियम में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको दिन के 10 से 15 याद करते हुए चलने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी चैनल पर है, आप आराम से देख सकते हैं। मैं बीच बीच में इनकी तैयारी भी आपको कराती हुई साथ में चल रही हूँ। फिर बात आ रही है एडवांस्ड वोकैबुलरी की। एडवांस्ड वोकैबुलरी के लिए भी वोकैबुलरी क्लास आ रही है, दिन के 10 से 15 वर्ड्स। ये 10 से 15 10 से 15 10 से 15 10 से 15 वर्ड्स रोज के पढ़ने हैं। मैं रोज ये वीडियो आउट करने की कोशिश करती हूँ, और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें आप देखेंगे कि आपको थीम के बेस्ड वर्ड्स याद करने के लिए मिलते हैं। थीम पर बेस्ड आपको किस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, आपको रूट वर्ड से वर्ड्स याद करने का तरीका मिलता है, आपको स्टोरी बना के वर्ड्स याद करने
करने का तरीका मिला हुआ है, मेमोरी से लिंक करके वोकैबुलरी याद करने का तरीका मिला हुआ है, स्टोरी बना बना के, है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं आपको वोकैबुलरी याद कराने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एक जो चीज बता रही हूँ वो है रीडिंग स्किल्स। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे नई हैबिट डेवलप होगी, फिर आपको एग्जाम में जाके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में, क्लोज से बड़े पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हैबिट नहीं होती। तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप द हिंदू पढ़ते हैं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है सोली। मैं सजेस्ट करूंगी कि एडिटोरियल जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पढ़ने हैं दिन के दो। मैं आपको चैनल पे डेली प्रोवाइड करती हूँ, डेली आपको 2 आर्टिकल मैं चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ एग्जाम नीति के टेलीग्राम चैनल पर। उसको पढ़िए, उसको देखिए, एक पढ़िए एक स्किम करिए, या फिर दोनों को स्किम कर करके पढ़िए, क्या जाता है, आदत बनती है उससे। नेक्स्ट फिर मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। अच्छा, जैसे आप करंट अफेयर्स को छोड़ते हैं ना, वैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को छोड़ते थे। क्या समझ के छोड़ते थे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को? मैम अभी तो वो मेंस के भी में लिखना होगा, अभी क्या फोकस करें उसके ऊपर, जब मेंस आएगा फिर देखेंगे, पता नहीं मेंस क्लियर होगा भी कि नहीं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी जो अपने आसपास है या अपने मन में है उसे बंद करिए, अपने अंदर से निकालिए। जॉब्स कम है पता है, लेकिन ये सच है, सिर्फ आपके लिए जॉब कम नहीं है, सबके लिए जॉब कम है। तो क्या सब अपना करियर पाथ चेंज कर दें? तो क्या सब नेगेटिव सोचें? तो क्या सब पढ़ाई छोड़ के प्रोटेस्ट में ही लगे रहें? नहीं, हर एक चीज को टाइम दीजिए, हर एक चीज को उसकी अहमियत समझिए और अपनी अपनी लाइफ में अपना समझिए आप अपना क्या एफर्ट कर सकते हैं इसमें। वैकेंसी कम है तो बैंक ने वैकेंसी कम रिपोर्ट करी है, उसमें कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, किसी पीएम के ऊपर ट्रेंडिंग एक हैशटैग बना के डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। वो पीएम है रहेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन आपका फ्यूचर, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बेटर कि वो वेस्ट ना हो। आपको क्या करना है, तैयारी करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। मैंने आपसे कहा मुझे चाहिए परसिस्टेंस। अगर आप बैंक की बात करें ना तो वहां पे परसिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना परसिस्टेंस के, बिना लगन के कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं आपसे एक बात करती हूँ कि पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। वैकेंसी कम है, बहुत सारे बैंक ने एनआर किया है, नॉट रिपोर्टेड किया है, अभी बहुत सारी वैकेंसी खुलेंगी आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है। फिर भी सच यही है कि लाखों स्टूडेंट बैठेगा, कितनी खोल देंगे बैंक वैकेंसी, जितनी जगह होगी उतनी ही ना। नेक्स्ट, लेकिन क्या एलआईसी का एग्जाम नहीं आता? क्या इंश्योरेंस के और ज्यादा एग्जाम नहीं आते? एलआईसी का एग्जाम आता है। क्या एलडीसी का पेपर नहीं होता? लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर नहीं होता? क्या सीडीएस का, डिफेंस का पेपर नहीं होता? पेपर्स तो बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम एक ही नहीं है। अगर आपने एप्टीट्यूड, अगर आपने इंग्लिश एक जगह के लिए तैयार किया तो आप एग्जाम तो कोई भी भर सकते हो, है ना। एज का भी पैरामीटर आपको पता है, जनरली 21 से 28, 21 से 30 के बीच में मानते हैं जनरल कैटेगरी का, बाकी +- 3 to 5 ईयर्स हो जाता है दूसरी कैटेगरीज के लिए। इतना तो पता ही होगा ना आपको। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ लिखिए। आर्टिकल जिन्हें पढ़ते हैं उन्हें समझिए, उन्हें लिखिए। मुझे यूट्यूब चैनल पे लिख के दीजिए, मुझसे कहिए मैम मैंने ये लिखा है, मुझे चेक करके दीजिए। मैं चेक करके ना दूं तो मेरी गलती, लेकिन अगर आप लिख के ना दें तो फिर किसकी गलती मानी जाएगी? ध्यान रखिए, एक एसे आपको टाइप करना होगा, एक लेटर आपको टाइप करना होगा। एसे की जो लिमिट होती है, वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स की होती है, लेटर की जनरली 150 वर्ड्स की होती है। जब तक लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि करंट चल क्या रहा है और जो चल रहा है उसके ऊपर हमारे फैक्ट्स और फैसेट्स क्या होंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे की बात करते हैं ना तो वहां पे ज्यादातर फैक्ट्स और फैसेट्स मेंशन किए जाते हैं, तथ्य और पहलू, डिजिट्स, क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो फैसेट्स जब आपको पता ही नहीं, आप मेंशन क्या करेंगे? आप तो सिर्फ ये चीज बोलेंगे हैशटैग पीएम मोदी शुड रिजाइन, पीएम मोदी शुड रिजाइन। कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, मैं ना किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ ना किसी लीडर को सपोर्ट करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हूँ, दैट टू जो पॉजिटिव चलते हैं। जो नेगेटिव चलते हैं मैं उन लोग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स और फैसेट्स जानने के लिए आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप होनी बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है कि आप रोज के रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, ऐसे और लेटर लिखने की प्रैक्टिस करें। कैसे करें? रोज समझ में नहीं आता तो कम से कम जितना मैं जब आपको टेलीग्राम पर आर्टिकल रोज देती हूँ पढ़कर, एटलीस्ट मुझे बताइए तो सही, मैम ये वाली लाइन समझ नहीं आई, इसका मीनिंग क्या है, या मैम मैं 2 लाइन अपनी तरफ से अब इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक बार देंगे तब तो कॉम्पिटिशन जनरेट होगा आपके अंदर, आपको दिखेगा बाकी लोग भी दे रहे हैं, करना शुरू कीजिए। फिर मैं बात कर रही हूँ मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट का एक बहुत अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करिए। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रीजन बीइंग प्रैक्टिस की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, पेशेंस बनाए रखिएगा, हर किसी को पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिएगा और छोड़िएगा मत। ठीक,
परसिवरेंस, लगन के साथ काम करिए, दृढ़ता, एक निश्चय कर लीजिए सक्सेसफुल मुझे बनना है। और एक बात जो मैं आपसे हर बार कहती हूँ ना, अब भी बोलती हूँ, अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी, मन में रखिए। नहीं भारी तो इंग्लिश में सच बता रही हूँ भारी लगेगी भी नहीं। एक नई सीरीज आई है, उसे एक बार देखिएगा जरूर। वो क्या सीरीज है? वो है बिगेस्ट सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एक बार उसको चेक जरूर कीजिएगा। वहां पे आप ग्रामर किस तरीके से सीखते हैं, आज तक आपने यूट्यूब पे कहीं देखी ही नहीं है उस तरीके से ग्रामर किस तरह से सीखी जाती है, तो उसे भी देखिएगा और देखिएगा कितने फन तरीके से हम कितनी नई चीजें सीखेंगे, कितना बेसिक सीखेंगे, बिगिनर टू एडवांस लेवल का सब कुछ सीखेंगे, है ना। यानी कि सबके पास 24 घंटे हैं, एवरीबॉडी 24 घंटे, और वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और कुछ उसे वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको चूज करना पड़ेगा। With the help of patience, with the help of practice, with the help of perseverance, you are going to be a banker. That is my promise to you, right? चलिए, आई होप अब आप इन सब तरीकों से काम करेंगे, दिन में अपना इतना टाइम डिवोट करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। चलिए, थैंक यू, अच्छा दिन,